दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या हिमाचल को जो जो एक स्टेट के रूप में आया, तो क्या एक जो क्रमिक विकास कह सकते हैं कि भाई पहले आपने जो है एक स्टेट बनाए 48 में, सी पार्ट सी भी बना, हाँ, हाँ। सेंटर के आया, जी, जी, जी। तो इसको मतलब एक तरीके से डेवलप हुआ, ये कह सकते हैं नहीं, वो आपकी नहीं, नहीं, वो डेवलप नहीं हुआ। हाँ। संघर्ष चलता रहा। अच्छा। संघर्ष चलता रहा क्योंकि स्टेट मिला नहीं हमारे को। हाँ। तो उस समय कोई ऐसा बहुत डेवलपमेंटल काम मैं नहीं मैं थोड़ा था। ये इस सवाल के संदर्भ में पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हमें स्टेट मिला, हाँ, हम तैयार नहीं थे, हाँ, हम लोग रेडी नहीं थे, ना हमारी लीडरशिप रेडी थी, हाँ। ना बाकी चीज़ें रेडी थी, हमको अचानक स्टेट मिल गई। तो हिमाचल इस सेंस में इसलिए कि मैंने कहा कि हिमाचल आज़ादी के पहले से आंदोलन में था। अच्छा। जो प्रजामंडल मूवमेंट था, हाँ, हाँ। वो हिमाचल में ही था और जगह पे भी था, शायद हाँ, उत्तराखंड में हमारे भी हाँ टिहरी में था। प्रजामंडल, हाँ, हाँ। टिहरी में था। तो वो उसने संरचना करनी शुरू कर दी थी और ये मतलब आपस में सोचना शुरू कर दिया था कि अगर हम अपना राज्य बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे राज्य। तो ये तो शुरू हो गया था और तैयारी के लिए मैं ये कहूँगा कि दरअसल आप जब स्टेट बने ना, तब वो युग दूसरा आ गया था। तब वो नव उदारवाद का युग आ गया था जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखता था कि आप मार्केट को बुलाओ और मार्केट से आप अपना विकास का रास्ता तय करो। 70s में मार्केट का रास्ता ही सिर्फ नहीं था। हाँ। ये एक अलग आपके सामने एक चैलेंज था। मैं नहीं समझता कि आपके लोग तैयार नहीं थे क्योंकि आप भी आंदोलन से उठकर आए। हाँ, आंदोलन ऐसा से। नहीं है, पूरा आंदोलन था और उस मूवमेंट की वजह से ही उत्तराखंड हुआ। तो वो लेकिन गिवन सिचुएशन में चैलेंजेस आपके सामने शायद ये थे कि वो स्पेस नहीं थी जिस स्पेस पे हमारे पास थी। और वो इरा भी नेहरूवियन इरा था पहले, जिसमें स्टेट की एक बहुत बड़ा रोल रहा है एंड ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी तक वो काफी मजबूती से रहा है। लेकिन जिस समय में आप लोग बने वो तो पूरा का पूरा खरीदो बेचो, हाँ, वो ही विकास उससे रखो, वो वाला। हाँ, हाँ। तो हमारे यहाँ भी लीडर पे वही निकले ऑब्वियसली जो निकलना ही इसमें ऐसे ही निकलना है। हाँ, हाँ, वही तो हाँ। है। तो लेकिन अब मैं समझता हूँ जैसे हम ये हिमालय का पूरा कर रहे हैं, कंसोर्शियम चला रहे हैं, ये दिख रहा है कि सब जगह से आवाज़ें एक सी हैं। और आपको मैं मनोज ये बता सकता हूँ कि आज अगर आस आप लगाएंगे ना, तो जो करंट रूलिंग पॉलिटिकल क्लास है उससे नहीं आप लगा सकते। अच्छा। क्योंकि आधे से ज़्यादा इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लैकीज है, मतलब ये दलाल है। और दलाली भी इस तरह की है कि किसी की दलाली नेशनल हाईवे में है, किसी की दलाली हाइड्रो पावर में है, किसी की दलाली किसी और में, लेकिन मेजॉरिटी ये लोग खुद तो इतनी बड़ी बुर्जुआजी नहीं है, मतलब जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते हैं ना, या तो खुद बड़े पूंजीपति हो गए होते हैं, खुद क्षमता नहीं है बड़े पूंजीपति हो। तो बड़ा पूंजीपति होना भी बुरी बात नहीं है हिमाचल के संदर्भ में। कम से कम आप हिमालय के आप अपने स्टेट में तो विकास करोगे, तो वो क्षमता ही नहीं है। तो यहाँ क्या है, ये ज्यादातर दलाल है जो सिर्फ कॉम्प्रेडोर के मतलब उस रूप में क्या कर रहे हैं कि जैसे नेशनल हाईवे आ गया तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, जेसीबी के आपने सारे ठेके ले लिए, और छोटे छोटे भैया नेता तो इस लेवल पर हैं कि वो आउटसोर्स कर्मचारी देते हैं। मतलब मैं आपको गिना के बता रहा हूँ कि कितने लोग सरकारी इधर से उधर जाए, तो वो उनसे आप आस नहीं लगा सकते। आज अगर आपको विकल्प देखना है, विकल्प के लिए तो आपको कम्युनिटी लेड, जिसमें बार बार बोल रहा हूँ कि नीचे से आपको ये ब्लॉक्स बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तो आप एक ऑल्टरनेटिव की तरफ ये अब वो परमार वाला ज़माना नहीं आएगा, लेकिन परमार को रिविजिट करना पड़ेगा ना। आपने परमार साहब का जिक्र किया और मैं ये समझना चाह रहा था कि जो कैश क्रॉप का जो कंसेप्ट आया या कल्चर आया, एक आपने बताया कि सेब की इकोनॉमी 5,000 करोड़ के आसपास है, तो ये मतलब इसको कैसे किया गया, जबकि पहाड़ों में तो पारंपरिक खेती चलती थी। ये मैं बता रहा हूँ, दोनों में हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज लगाई गई और बिल्ड किया गया, लोगों को मतलब प्रमोट किया गया। और उनको ये कहा गया कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, क्योंकि कैश क्रॉप में एक टेंशन ये रहती है कि बहुत कुछ वो समय पर है। कन्वेंशनल तो ठीक है, मक्की हुई चल पड़ा काम है ना, लेकिन यहाँ तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा मार्केट इंटरवेंशन भी एक समय तक अच्छी रहेगी। और हमारे पहाड़ का एक एडवांटेज कैश क्रॉप में ये रहा कि कुछ मार्केट के साथ जुड़कर भी फायदा हुआ, क्योंकि वो ये है कि ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हम लोग निकालते हैं। तो ये जो जब सीजन नहीं है तब वो वेजिटेबल निकालने से हमारे को एक थोड़ा वो डिफरेंशियल में, उसमें सरकार का रोल कितना रहता है? सरकार का रोल उसमें बहुत कुछ रहा, क्योंकि उन्होंने जगह जगह मंडियाँ खोल के दी। अच्छा, है ना। और पहले जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी थोड़ा इस तरह थी कि आपको सब्सिडाइज्ड बीज मिलता था, सब्सिडाइज आपको खाद मिलेगी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। अभी तो सब बदल गया है सिस्टम। तो अभी तो मतलब ऐसा क्रैश होता है कभी भी, टमाटर का रेट कभी आपको 100 रुपये भी मिल सकता है, कभी आपको 15 रुपये भी आ सकता है, लेकिन फिर लोग कर रहे हैं।
मेरा मतलब ये कि अभी भी लोग कर रहे हैं। तो ये कैश क्रॉप की बात है एक लेकिन हमारे आउट माइग्रेशन बहुत हो गई। अभी ये नई जो एक डायनेमिक्स हो गई है जैसे आपके है, हमारे भी जो, क्योंकि शिक्षा का विस्तार इतना ज़्यादा हुआ है हिमाचल में कि एक जो सेक्शन पढ़ा लिखा है वो वापस स्टेट में नहीं टिक रहा है। अच्छा उसके लिए कन्वेंशनल जॉब्स काफना काफ़ी है। हाँ 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 तो वो जो नॉलेज नेटवर्क बिल्ड करना है आज एक नया जो मैं समझता हूँ हमारे सामने होगा, कि मैं अभी केरला कमीशन का मेंबर हूँ, वहाँ हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहाँ एक नॉलेज कमीशन बनाया गया है। अच्छा तो नॉलेज कमीशन से नॉलेज नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पर सबको हम इस आप कह सकते हैं चक्रव्यूह में डाल के कि कहाँ से फिर उनके लिए बड़ा एम्प्लॉयर बिल्ड करके करते हैं। ऐसा हिमालय में एक्चुअली एक नॉलेज कमीशन बिल्ड करना जरूरी है, ताकि बहुत ज़्यादा पलायन होना स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि वो एक नया सोशल अनरेस्ट खड़ा करेगा। गाँव में ऐसा हो रहा है, गाँव में ज़मीन छोड़ रहे हैं, यंग लोग टिक नहीं रहे हैं। हमारे तो बंजर हो गई है ज़मीन और बुजुर्ग या कुछ बंदरों ने कर दिया हाँ, खराब, और कुछ बुजुर्ग ही रह रहे हैं। तो वो मतलब फिर होगा क्या अगर लॉन्ग टर्म में रहेगा, जिसको बोलते हैं ना कि वो 5 साल 10 साल, लेकिन जैसे वो क्लाइमेट और वेदर में यही फ़र्क होता है कि वेदर जब 30 साल तक हो जाता है वो क्लाइमेट चेंज को हम बोलते हैं। ऐसे ही हम सोचते हैं इसका वेदरिंग इफेक्ट से जो क्लाइमेट बदलेगा ना इकोसिस्टम घर का, वो फिर डिस्ट्रेस सेल्स होंगी, फिर लोग बेचेंगे ज़मीन, क्योंकि अगर वो नहीं टिक पा रही है तो एक नई सोशल परेशानी खड़ी करेगी। तो आपने बताया कि एक ज़मीन का मामला जो है वो एक सोशल अनरेस्ट भी पैदा कर सकता है चीज़ें। मैं इसे समझना चाहता हूँ, जैसे हम कैश क्रॉप की बात की, तो ये जो टूरिज्म सेक्टर है जहाँ जो यहाँ पे डेवलप हुआ है, इसकी डेवलपमेंट को किस तरह आप देखते हैं? देखिए टूरिज्म ने काफ़ी दिया है हिमाचल को और काफ़ी ब्रेड बटर है। लेकिन अब वो स्टेज आ गई है कि टूरिज्म में हम तय करें कौन सा टूरिज्म और कैसा टूरिज्म। क्योंकि उसके 2-3, एक तो मैस टूरिज्म पे ये फ़ायदा है कि आपको अब लोग जो है बहुत सारा टूरिस्ट बढ़ रहा है होम स्टेज की तरफ। अच्छा, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि एक नई इकोनॉमी खड़ी हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, अब मैं आपको हज़ारों ऐसे किस्से भी सुनाता हूँ और लोग बहुत सिक्योर और सेफ हैं। अच्छा, लोग वहाँ जाते हैं अपने गांव में, वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। लेकिन उसमें भी एक एलिट सेक्शन है गांव का जो पकड़ पा रहा है, क्योंकि उसका पानी के स्रोत पर भी कब्जा, पानी भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और वो वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसकी वेस्ट की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अब और होता क्या है कि जब आता है तो एकदम, जैसे अभी हमारे शिमला के एसपी बता रहे थे कि एक दिन में ही शायद शिमला में कोई 1.5 लाख गाड़ियाँ एंटर कर गई। इतनी क्षमता ही नहीं है हमारी। तो वो कैसा टूरिज्म होना चाहिए, ओवरऑल स्प्रेड हो पूरे साल के लिए। मतलब वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आप चप्पल में आ गए, गंद डाल गए, शराब भी नीचे से ले आए। तो वो थोड़ा सा इसको और कॉम्प्रिहेंसिवली जो बेसिकली यहाँ की इकोलॉजी पर आधारित हो, यहाँ के कल्चर पर आधारित हो, और थोड़ा सस्टेन करे कि जो आए वो 3-4 दिन 5 दिन रुक कर जाए। ये नहीं कि टच एंड गो, कि वो वाला टूरिज्म ज़्यादा आ रहा है जो कि बहुत कुछ नहीं देता स्टेट को। तो आपने जो टूरिज्म के जो साइड इफ़ेक्ट बताए, आपका ऑर्गेनाइजेशन पे बड़ा काम है शहरीकरण को, जो हिमालयी राज्यों के शहरीकरण है। तो हिमालयी राज्यों के शहरों की हालत ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? मतलब देखिए वो तो एक लंबी कहानी है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे जो शहर हैं वो शहर जो जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, जो वेस्ट की तरह नहीं है। वेस्ट में जब शहरीकरण हुआ 200 साल पहले, वो हम अंग्रेजी बोलते हैं देयर अर्बनाइजेशन वाज प्रीसीडेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसका मतलब ये है कि उनका शहरीकरण से पहले वहाँ औद्योगिकरण हुआ। अच्छा, तो वहाँ क्या हुआ कि जब वहाँ उद्योग लगने स्थापित हुए तो बहुत सारी जो सरप्लस लेबर ग्रामीण क्षेत्र में थी, वो सरप्लस लेबर एब्जॉर्ब हुई। और उनको अपनी सरप्लस लेबर नहीं चाहिए थी, उनको दुनिया की चाहिए थी। मतलब आप लगाएं 5 करोड़ लोग तो सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना से गए हैं, जो उनके फिर प्लांटेशन वर्कर, जो मेट्रोपॉलिटन कैपिटलिज्म था। और दूसरा सस्टेन करना है, हमने उन्होंने पूरा लूटा हमारे को। बता रहा हूँ उस लूट से उन्होंने सस्टेन अपना शहर किए। फिर भी मतलब बहुत अच्छे शहर, लेकिन बनाए उन्होंने अपने शहर। जैसे आप लंदन ले लो या हमारा जो शहरीकरण है, हमारा शहरीकरण गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है। इट्स पॉवर्टी ड्रिवन। हमारे जो शहर में लोग आ रहे हैं वो क्योंकि गाँव में इतनी गरीबी हो गई है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, इसलिए। और दूसरा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। और दूसरा हमारा क्या, हमारा शहर भी बढ़ रहा है गांव की तरफ। जैसे ही रोड निकल रहा है, यह एक नया तरह का शहरीकरण है जिसको क्लोजली वॉच करना ज़रूरी है। कि अब जैसे आप थोड़ा सा यहाँ से जाओ, ठियोग अब शहर है। अच्छा, ठियोग से आगे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, गुम्मा पंचायत में आता है। ठियोग तो ऑफकोर्स नगर पंचायत है, लेकिन गुम्मा आप जाएंगे वो शहर है, लेकिन अभी भी पंचायत में है। तो वो जो अब एक ये शिफ्ट हो रहा है कि गाँव से शहर की तरफ को निकलना है,
शिक्षा बड़ा कारण है। कोई अपने गांव में बच्चों को पढ़ा, गांव के स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं क्योंकि हकीकत ये हो रही है कि गांव में बच्चे हैं 3 और टीचर हैं 5। तो ये एक नई चैलेंज है। तो और अब क्या हो गया कि कम्युनिकेशन इतनी तेज हो गई है, पहले कोट खाई मतलब सुबह गए तो अगले दिन आए, अभी क्या है सुबह गए और शाम को आ गए। तो एक ये तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूम है हमारे वहाँ पर, ये रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम के रूम से इसको देखा जाना जरूरी है। तो इसलिए हमारी ये सस्टेन भी नहीं कर रहे हैं शहर। आप समझ रहे हैं मतलब तो एक वो कोई बड़ी इंडस्ट्री आप लगा भी नहीं सकते आप इंडस्ट्रियल, तो अब तो मतलब आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वही फ्रैगमेंट हो गया है दुनिया में। अब तो है ही नहीं, आप जूता पहले एक जगह मतलब जूता कहीं सोल कहीं बनता है, तस्मा कहीं बनता है, असेंबल कहीं हो रहा है, तो पूरा प्रोसेस अब बदल गया। तो इसमें जो शहर हैं वो शहर ज़्यादा जो इसमें एम्प्लॉयमेंट है वो है जो दुर्दशा बोला कि सर्विस सेक्टर है। अच्छा, तो सर्विस ड्रिवन शहर है जिस और जैसे मैंने कहा कि बहुत गरीब लोग शहर में आ रहे हैं। तो उससे आप और आपकी शहर की इतनी क्षमता नहीं है, एक तो ओन सोर्स रेवेन्यू नहीं है, बहुत ही कम है। दूसरा हमारा जो सेंटर से भी डिवोल्यूशन है बहुत कम है। मतलब मैं आपको बता दूँ फिलीपींस जैसा वहाँ 3% जो उनकी जीडीपी का है वो जाता है, चाइना चले अलग बॉल गेम है, ब्राज़ील में 5%, हमारे 0.5% है हिंदुस्तान में। अच्छा, जो जीडीपी का जो शहरों को जाता है। तो आप क्या सोच सकते हैं उसमें, वो तो मतलब नाली साफ करने लायक भी नहीं है इतना पैसा नया स्ट्रक्चर तो क्या। फिर हम सोचते हैं प्राइवेट कैपिटल आएगा, प्राइवेट कैपिटल मूर्ख थोड़ा है हमारे शहर में आएगा जिसको पता है वापस कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आपको लग रहा है कि मतलब जो हिमालयी शहर हैं, शिमला भी है इवन, उस पर बोझ बढ़ गया है मतलब ये तो देखिए ये तो बोझ तो बढ़ी गया, वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि अब हाई टाइम है जब हम हिमालय के शहरों की कैरिंग कैपेसिटी की बात करना शुरू करें। क्योंकि ये ऐसा हो नहीं, क्योंकि एक रीज़न ये है कि हमारा IPCC जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, वो बार बार बोल रहा है कि सबसे जो वल्नरेबल जोन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो 2 हैं, एक है कोस्टल इंडिया और दूसरा है हिमालय। और हिमालय में अगर आप एवरेज राइज इन टेम्परेचर भी देखेंगे तो ओवरऑल जो एवरेज राइज इन टेम्परेचर है वो लगभग 1.4 डिग्रीज है। हिमालय में ऑलरेडी 2 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो उसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं और ऑफ कोर्स अरेबियन सी है जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो उससे क्या है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं यहाँ बहुत तेज़ी से आने वाले, जैसे अभी पिछले 3 दिन बारिश हुई तो आप कुल्लू में तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो बिल्ट फॉर्म है वो बिल्ट फॉर्म एक तो बहुत ही वैज्ञानिक होनी चाहिए। ज़मीन के ऊपर कितना जाएगा, ज़मीन के नीचे तय होना चाहिए वो पहली बात, क्योंकि उसका जियोलॉजिकल बेसिस पर। और जहाँ पर वल्नरेबल जोन है मतलब उसका होता है कि जहाँ पर पानी है या नाले हैं वहाँ, तो अब आप यहाँ थोड़ा आगे IGMC हो नाले में बना दिया पूरा, तो एक दिन जाएगा वो पक्का। तो मतलब ये होना ज़रूरी है। दूसरा कैरिंग कैपेसिटी ज़रूरी है, तो इसमें हमें थोड़ा स्प्रेड करना ज़रूरी है और हमारे पास स्कोप है स्प्रेड करने की। तो और बहुत सारा पलायन शहर के लिए ठीक भी नहीं है ना। तो आखिरी सवाल टिकन भाई, जैसे हमारे स्टेट में, मतलब मैं शुरू में भी कहा मैंने कि हिमाचल को एक मॉडल स्टेट के तौर पे देखते हैं, गाहे बगाहे लोग जिक्र करते रहते हैं तमाम चीज़ों पे, तो अच्छी चीज़ें लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ऐसे क्या सबक है जो आप कहें कि यार ये मत करना भाई, है ना। मैं एक तो कहता हूँ आंखें बंद करके हाइड्रो पावर मत लगाना आंखें बंद करके रोड मत निकलने देना जहाँ भी निकल रहे हैं, बिल्कुल मत करना है तो, है ना। और आंखें बंद करके आप कम से कम जो ये है कि कहीं पर भी आप नेशनल हाईवे ले रहे हो, कहीं भी 4 लेन कर रहे हो, वो नहीं करना हमारे यहाँ तो। और आंखें बंद करके कम से कम आप जो वल्नरेबल जोन है उसमें घर मत बनाना। जैसे और यहाँ क्या है, यहाँ सबसे बड़ा वायलेटर लोग नहीं है, स्टेट के खुद इंस्टीट्यूशन, हाई कोर्ट 13 मंजिल, लॉयर्स चैम्बर पूरे नाले में, मैं तो शिमला की बात बता रहा हूँ। आपका बस स्टैंड आप देख लीजिए पूरा। इसी तरह से ये IGMC, मतलब जहाँ पर अगर कभी भूकंप आएगा तो IGMC खुद सबसे पहले जाएगा तो किसको बचाएंगे आप समझ सकते हैं। तो ये मतलब ऐसा मत करना आप कृपा करके। तो टिकन भाई ने जो है ये लेसन दिए हैं बहुत ज़रूरी, मतलब आप जो मॉडल स्टेट की बात करते हैं वो ठीक है अपनी जगह, जो अच्छी चीज़ें लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो सबक हैं वो टिकन पंवार जो हैं उन्होंने आपको बता दिए हैं। तो टिकन भाई मुझे लगता है बहुत सार्थक बातचीत रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।